Morning class 9. This is the second video clip of civics from chapter 3 constitutional design. In first clip of this chapter you had read these topics एपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, ब्लैक और वाइट का सेग्रीगेशन पॉलिसी पढ़ा कि कैसे ब्लैक और वाइट को क्या की गई थी, बांट दी गई थी। हर एक चीज़ को, यहाँ तक कि चर्च और टॉयलेट तक को बांट दी गई। उसके लिए उन लोगों ने फाइट किया और जब उनको वो इंडिपेंडेंट हुए 1994 में, तब जाकर क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दोनों के बीच के समझौते से, यानी जो ब्लैक वाइट्स थे उनके समझौते से ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये आपने पीछे पढ़ चुका है। अभी आज का टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस बात को समझने के लिए कि हमें यानी पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा अफ्रीका का ब्लैक और वाइट्स के बीच का जो डिस्ट्रस्टमेंट था, जो भरोसा नहीं था दोनों के बीच में, वो कैसे एक साथ रहने को तैयार हो गए। इस बात से ही समझ में आ जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक्स थे और ये जो वाइट्स थे अफ्रीका के अंदर, वाइट्स जो थे ऑपरेसर का काम कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और बेचारे ब्लैक्स ऑपरेस्ड हो रहे थे, लेकिन दोनों एक साथ रहने को तैयार भी हुए और एज अ स्मूथ वे में अफ्रीका रन भी कर रहा है। तो इसका कारण है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को एक साथ रहने में मदद किया। तो चलिए देखते हैं, ये आसान भी नहीं था दोनों को एक साथ एडजस्ट करना। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेस है जो समझना है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक और वाइट्स का कुछ अपना अपना फायदा था। जैसे ब्लैक्स जो थे, ब्लैक्स को लगता था कि मेजॉरिटी के आधार पे गवर्नमेंट का निर्माण हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हो, जहां हर एक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दी जाए लोगों को। अभी ये था ब्लैक्स का, कह सकते हो, अपना फायदा। इसी तरह से वाइट्स का जब देखें तो वाइट्स को लगता था, जो वाइट्स था उनको लगता था कि जब हम लोग साथ होंगे, सरकार बनेगी, तो हमारा जो प्रिविलेजेस है, जो हमें अधिकार है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, शायद वो न्यू गवर्नमेंट क्या करे, हमसे छीन ले। इन दोनों का अपना अपना डर था। लेकिन बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद, बहुत लंबे समझौते के बाद दोनों के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के बाद ही दोनों एक साथ रहने को तैयार हुए। समझौते में कुछ शर्तें बनाई गई। जैसे वाइट्स जो था वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होगा, वन पर्सन वन वोट का हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और हम उसे मानते हैं। दूसरा, जो ब्लैक्स जो बेसिक राइट्स होगा वो पुअर्स के लिए और वर्कर के लिए होगा। मतलब जो राइट्स बनेंगे इस नए सिस्टम में वो सबके लिए एक समान होगा, चाहे वो पुअर हो, वर्कर हो या खुद वाइट्स ही क्यों ना हो। इस बात के लिए वाइट्स राजी हो गया। तो जब ये इस बात के लिए राइट्स राजी हो गए तो ब्लैक्स ने भी क्या किया, कुछ आगे बढ़ करके उनके राइट्स को एक्सेप्ट किया और कुछ छूट दिया। जैसे ब्लैक्स ने क्या किया, ब्लैक ने कहा ठीक है, आपने इन बातों को माना तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जब मेरी सरकार बनेगी, हम लोगों की सरकार, तो जो मेजॉरिटी रूल होगा वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट मतलब अनियंत्रित नहीं होगा, निरंकुश नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने प्रॉमिस किया कि कभी भी जो प्रॉपर्टी है वाइट्स का वो क्या की जाएगी, उनसे ली नहीं जाएगी। इस समझौते के साथ, इस कॉम्प्रोमाइज के साथ दोनों क्या किए, एक साथ रहने को तैयार हो गए। लेकिन अब यहाँ सवाल ये क्रिएट होता है कि जब ये चीजें हो गई, ये समझौता जब हो गया वाइट्स और ब्लैक्स का, तो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे करें, भरोसा कैसे करें कि जो वाइट्स बोला है वो मानेगा, जो ब्लैक्स बोला है वो चीज करेगा। आखिर ट्रस्ट कैसे की जाए, और ये इसका क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जो ये डिसीजंस ली गई है, जो कंप्रोमाइज हुआ, ये टूटेगा नहीं। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और हम ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कुछ रूल्स को, जो इनके बीच में ट्रस्ट पैदा कर सके, भरोसा पैदा कर सके। तो वो रूल्स कौन सा होगा, आप रूल्स देखिए, ऐसा रूल्स जो ये निश्चित कर सके कि भविष्य में रूलर चुना कैसे जाएगा। एक ऐसा रूल्स
जो ये बता सकते कि गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, एक ऐसा रूल जो ये बता सके कि गवर्नमेंट क्या करेगा और गवर्नमेंट क्या नहीं करेगा, एक ऐसा रूल्स जो लोगों के राइट्स को एक्सप्लेन करता हो। अब ये जो रूल्स है, ये रूल्स सिर्फ विनर नहीं बनाएंगे, या ऐसा नहीं कि जब रूल्स बना तो जो जीतने वाला जो पार्टी है जिसकी सरकार बनी वो इस रूल्स को आसानी से तोड़ दे, ऐसा भी ना हो। मतलब इस तरह के रूल्स चाहिए, और ऐसे बेसिक रूल्स बने अफ्रीका के अंदर, उस रूल्स पे ये दोनों सब सहमत हुए और दोनों के बीच में भरोसा पैदा हुआ। तो ये रूल्स सिर्फ सरकार में ही नहीं बनती है, ये रूल आपको स्कूल में देखने को मिलेगा, किसी अथॉरिटी किसी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगा, और उसी रूल के वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। आपका स्कूल का ही देख लो, आपके स्कूल में सुबह में बेल लगने का, असेंबली का टाइम, लंच का टाइम, हर एक पीरियड के क्लास का टाइम, यहाँ तक कि क्लास में टीचर के आने का टाइम का जो रूल्स होता है वो सब फिक्स रहता है, और उसी रूल्स पे क्या होता है पूरा स्कूल स्मूथ वे में रन करता है। तो यहाँ पे एक कंट्री की बात है, तो यहाँ तो रूल्स चाहिए ही, और उसी रूल्स से ये दोनों क्या करने लगे, एक दूसरे के सहयोग से चलना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही रूल्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और यही कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में ट्रस्ट पैदा करती है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल। रूल्स का एक लिखित रूल का एक सेट जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, कि वो सब एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक कंट्री के अंदर रहेंगे। तो वैसे रूल्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पूरे कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, जो लोगों के बीच में यानी गवर्नमेंट और पीपल के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, वेरीफाई करता है और क्लियर करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे देखिए सबसे पहले फंक्शंस है जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। सेकंड, स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट कैन constituted how the government constituted. Third, lays down limits on the power of government, and fourth, express aspirations of the people. तो ये कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहला क्या है, पहला क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, लोगों के बीच में समझौते का और ट्रस्ट का एक मतलब क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है ताकि लोग एक साथ रह सके। दूसरा ये क्या करता है काम, कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा, गवर्नमेंट किस तरह के काम पे डिसीजंस लेगा, इसका भी निर्धारण ये कॉन्स्टिट्यूशन ही कर देता है। तीसरा, कुछ ऐसे लिमिट, कुछ ऐसे लॉज बनाती है, कुछ ऐसे नियम बनाती है जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर सके, एंड साथ ही साथ सिटीजन्स का जो राइट है उसको भी लिमिट कर सके, उसको भी एक्सपैंड कर सके और लोगों को राइट्स दे सके, एंड साथ ही साथ लोगों की जो इच्छाएं होती है उसको क्या कर सके, एक्सप्रेस करने में लोग जाहिर कर सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को डेवलप करने में हेल्प कर सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना काम करता है। अब यहाँ एक बात लास्टली आप ध्यान से सुनिए, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। वो सारे देश जहां कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लेकिन ऑल दोज कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक है वहां पे रूल्स होंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो अमेरिकन और फ्रेंच का, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, और इस तरह से वो क्या हुए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनते चल गए। उसी तर्ज पे आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के नियम को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है लाइट के वजह से, इसके लिए सॉरी, एंड आगे अगले क्लिप में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे इस चैप्टर का। दैट्स ऑल।